कुछ दिनों पहले तक देश में किसी को पता भी नहीं था कि बीफ खाना या ना खाना भी राजनीतिक मसला बन सकता है। महाराष्ट्र में बीफ बैन से राजनीति शुरू हुई और फिर मामला ठंडा भी हो गया। फिर अचानक एक दिन बीफ खाने की अफवाह पर दिल्ली से सटे यूपी के दादरी इलाके में एक आदमी को पीट पीट कर मार डाला गया और बस शुरू हो गई राजनीति। यूपी से बिहार तक सभी पार्टियों के नेताओं के बीच जुबानी जंग चल रही थी कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेताओं के बीच हाथापाई भी होने लगी और यह बहस भी बड़ी हो गई कि आखिर यूपी बिहार से कश्मीर तक बीफ पर शर्मनाक राजनीति कब तक चलेगी। क्या बीफ के विवाद में देश को बांट देंगे ये नेता? हमारी मां का कोई अपमान करेगा, हम मर जाएंगे, सहन नहीं करेंगे। कौन बर्दाश्त करेगा कि मेरी मां के ऊपर कुल्हाड़ा चले और मैं चुप बैठ जाऊं? बीफ का जो विवाद ग्रेटर नोएडा के दादरी में खूनी खेल से शुरू हुआ था, वो अब देश में शर्मनाक राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। यूपी से लेकर बिहार तक नेताओं की जुबान एक दूसरे को पहले से काट रही थी, लेकिन गुरुवार को जम्मू कश्मीर में बीफ के विवाद ने सारी हदें पार कर ली। जम्मू कश्मीर विधानसभा में निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद को बीजेपी के विधायकों ने पीटा क्योंकि रशीद ने एक दिन पहले बीफ की दावत दी थी। हाईकोर्ट ने बैन लगा दी, कहा कि आप इस बैन को इम्प्लीमेंट कर दीजिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही फिर बैन को 2 महीने के लिए सस्पेंड किया। तो अब आप मुझे बताइए, क्या मैं कोई इलीगल एक्ट कर रहा था? जो इंजीनियर रशीद ने किया वो गैर कानूनी नहीं किया। जिस चीज को मजहब के तहत उसको इजाजत है, आप उसको रोकने की कैसे कोशिश कर रहे हैं? वहीं यूपी के नगर विकास मंत्री आजम खान के लिए दादरी कांड ऐसा खिलौना बन गया है जिसे वो हर रोज नए तरीके से खेल रहे हैं। दादरी के बेसहड़ा गांव की घटना पर यूनाइटेड नेशंस को चिट्ठी लिखने की धमकी दे चुके आजम ने छात्रों के बीच दादरी कांड की तुकबंदी जोड़ने के लिए बाबरी कांड की याद दिलाई। हमें खुशी है इस बात की कि मुल्क की वो तमाम जमहूरी ताकतें जो खामोश बैठी थी, एक बेगुनाह की मौत पर सारे लोग जिंदा हो गए हैं। आज पूरी दुनिया देख रही है कि बाबरी से लेकर दादरी तक का मंसूबा क्या था। उन्होंने दादरी और बाबरी की बात किया है। इस तरीके से उन्होंने 2 समुदायों को आपस में धार्मिक आधार पर लड़ाने की कोशिश किया है। एक तरीके से दंगा उन्होंने फैलाने की कोशिश किया है, जो भारतीय इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 153 है, सेक्शन 295 है और सेक्शन 505 में अपराध है। इसलिए मैंने डीसीपी साहब को निवेदन किया कि इनके खिलाफ एफआईआर करिए, इनको तुरंत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव आरोप लगा रहे हैं कि दादरी कांड के पीछे बीजेपी के वही 3 नेता हैं जिन्होंने मुजफ्फरनगर में दंगा करवाया था। आज जो मैंने अपने यहाँ के साथियों से बातचीत की, एक ही जवाब थी कि 3 लोगों ने ही सब किया है जिन्होंने मुजफ्फरनगर में साजिश की थी। वहां हत्या कराने में कामयाब हो गए, लेकिन सांप्रदायिक सद्भाव तोड़ने में कामयाब नहीं हुए। बीजेपी और संघ परिवार से जुड़े नेता तो खैर बीफ खाने वाले को खुलेआम धमका ही रहे हैं। हमारी मां का कोई अपमान करेगा, हम मर जाएंगे, सहन नहीं करेंगे। मर जाएंगे, मार देंगे। तो जैसे हमारी शरीर को जन्म देली मां है, वैसे ही हमारी भारत माता है, जिसके लिए हम कहते हैं तेरा बेहो अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे, वैसे ही हमारी गौ माता है। उस परिवार में गोमांस बना है और गौ के मांस को खा करके कौन बर्दाश्त करेगा कि मेरी मां के ऊपर कुल्हाड़ा चले और मैं चुप बैठ जाऊं? बिहार के चुनाव में भी बीफ बड़ा मुद्दा बन गया है। आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने बीफ के विवाद पर जो बयान दिया, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी बयान का एक हिस्सा बिहार के लोगों को याद दिला रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरे भीतर शैतान प्रवेश कर गया। ये शैतान ने जिसका पता ढूंढ लिया है, उस पते पर कभी हम
देखेंगे भी नहीं मेरे भाइयों बहनों, देखेंगे। पीएम मोदी को चैलेंज करता हूं कि वो मेरा शैतान वाला बयान दिखाएं, वरना सार्वजनिक रूप से सभी बिहारियों को शैतान कहने के लिए तुरंत माफी मांगे। बीफ के नाम पर देश का माहौल बिगाड़ने पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी चिंता जता चुके हैं और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि फिजूल के विवाद को तूल देना देश के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अब भी ये सवाल जस का तस है कि बीफ खाना या ना खाना इतना बड़ा मसला क्यों बनाया जा रहा है? क्या बीफ के विवाद में देश को बांट देने की हद तक राजनीति होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आइए बड़ी बहस शुरू करते हैं। श्रीकांत शर्मा हमारे साथ हैं, नेशनल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी के। नावेद सिद्दीकी साहब हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन और राज्य मंत्री। निहोरा प्रसाद यादव जी हैं, जेडीयू से लीडर हमारे साथ। प्रियंका चतुर्वेदी कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन जुड़ेंगी। और यहां स्टूडियो में मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन विनोद बंसल और मौलाना अंसार रजा साहब हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के। बहुत बहुत स्वागत मैं सभी का करता हूं। और सबसे पहले श्रीकांत जी, डिबेट की शुरुआत आपसे करेंगे कि सच बात है कि कुछ समय पहले तक लोगों को पता भी नहीं था कि बीफ खाना या ना खाना राजनीतिक मसला है भी या नहीं। इसे राजनीतिक मसला बनाने की जिम्मेदारी किसकी हो गई है? क्या आप लोगों ने अब तक आकलन किया है कि आखिर अगर ये मुद्दा देशव्यापी हो गया है तो इसे किसने आग दी है, किसने हवा दी? नहीं, इसका आकलन तो मीडिया के मित्र बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये सही है कि जवाब पे जवाब दे देना बने तो मीडिया के सिर ठीकरा फोड़ दीजिए। श्रीकांत जी, उत्तर प्रदेश में जो मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं। आप ही करेंगे, मैं किसी और पे जाऊंगा नहीं जब तक आप बात पूरी नहीं करेंगे। वो पूरी तरह से वहां की दादरी की जो घटना घटित हुई उसमें पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, जो वहां चौपट है, वो उससे उजागर होती है। और उस घटना का राजनीतिकरण करना, उस घटना का सांप्रदायिकरण करना, बल्कि अखिलेश यादव जी को जो अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, जिस तरह से गौकशी की वहां घटनाएं घटित हो रही हैं, खूंटे से गाय को खोलकर ले जाते हैं, और जो गौ तस्कर हैं सरेआम बरेली के अंदर अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो इंस्पेक्टर मिश्रा की वह सरेआम हत्या हो जाती है, उन पर कार्रवाई ना करके आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। उसको आप बीफ एक्सपोर्ट के साथ जोड़ रहे हैं श्रीमान अखिलेश जी। और आज तो हद हो गई। श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कहा संगीत सोम साहब ने दादरी में जाकर क्या किया, विसड़ा में जाके संगीत सोम साहब ने क्या किया? कोई सांप्रदायिक सौहार्द की बात की उन्होंने वहां जाकर? क्या आप ये नहीं, आप मुझे ये बताइए उत्तर प्रदेश में किसका शासन है? नहीं, उत्तर प्रदेश में शासन अखिलेश यादव का है, बेशक मैं मानता हूं अखिलेश यादव का शासन है। तो आप क्लीन चिट दे देंगे? लेकिन नहीं, मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा, अखिलेश यादव को नहीं दे रहा। मैं तो आपको एक जिम्मेदार पार्टी मानते हुए आपकी पार्टी के विधायक से जिम्मेदारीपूर्ण बयान की उम्मीद कर रहा हूं कि कम से कम आप तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास न करते वहां पर जाकर। नहीं, घटना कब हुई? अनुराग जी, ये देश बयानों से नहीं चलता है, कानून से चलता है देश। अगर जो सरकार वहां अगर कानून को लागू ही नहीं करना चाहती, एक तो एक तरफा कार्रवाई आप कर रहे हैं। आपने धारा 144 के उसमें बीजेपी के लोगों को तो आपने एफआईआर कर दिया, बाकी जो अन्य लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं की आपने? आपने फिर जो इंस्पेक्टर की जो हत्या हुई है बरेली में मिश्रा जी की, उसके उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं पकड़ पाए आप उनको? आपने जगेंद्र की जो हत्या हुई वहां शाहजहांपुर में, उसके खिलाफ उनको लोगों को क्यों नहीं पकड़ पाए आप? तो ये पूरी तरह से बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की, उसका ठीकरा किसी भी राज्य के बारे में बोल सकते हैं। और उसमें माफ करना, आप जैसे मित्र भी कहीं ना कहीं अखिलेश का और मुलायम सिंह जी का समर्थन कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, इस बात पर मैं कड़ी आपत्ति दर्ज कराता हूं। हमने अखिलेश यादव से भी सवाल पूछे और समाजवादी पार्टी के जब भी स्पोक्स पर्सन हमारे शो में आए हमने उनसे सवाल पूछे। हमने उनसे पूछा है कि अखिलेश यादव क्यों नहीं गए वहां पर सांत्वना देने के लिए। हमने उनसे तमाम सवाल पूछे हैं। श्रीकांत शर्मा जी, अगर आपका सामान्य ज्ञान इस विषय में कमजोर है तो मैं आपको बता देता हूं कि आप आरोप करने से पहले ये जांच लें, ये जान लें कि मीडिया किस तरीके से अपनी भूमिका का इसमें निर्वाह कर रही है। हम पर कम से कम ये आरोप न लगाएं कि हम अखिलेश यादव का साथ दे रहे हैं या किसी का साथ देने नहीं बैठे, हम जनता की आवाज हैं। आरोप है। आप ये बताइए, क्या सारे देश में अगर देश में जहां भी इन सब की सरकारें हैं, जो दंगे हो रहे हैं, जो फसाद हो रहा है, बनारस में किस तरीके से पुलिस में आगजनी कर रही है, साधु संतों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, उसका भी ठीकरा भाजपा पर फोड़ेंगे। नहीं, इस तरीके से वहां 622 हमारा काम ठीकरा फोड़ना नहीं है। सपा के लोग जो ठीकरा फोड़ रहा है उससे जाकर सवाल कीजिए। ऐसी घटना है जहां पुलिस वर्दी में रहते हुए रेप करती है। ठीक है, नावेद सिद्दीकी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? दोषी मानेंगे?
बीजेपी शासित राज्यों में घटना घटित होती है तो जिम्मेदारी हमारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जहां हमारी जिम्मेदारी नहीं है वहां भी आप जिम्मेदारी हमारे ऊपर डालने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं, मैं तो किसी भी जिम्मेदारी नहीं डाल रहा। आपने एक जिम्मेदारीपूर्ण रवैये की बात की थी, तो मैंने याद दिलाया कि जब आपके विधायक संगीत सोम वहां पहुंचे थे तो उन्होंने भी कोई बहुत जिम्मेदारीपूर्ण बयान नहीं दिया था, सिर्फ ये याद दिलाया। खैर, मैं आप पर कोई ना आरोप लगा रहा हूं ना ठीकरा फोड़ रहा हूं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। नावेद सिद्दीकी साहब से श्रीकांत शर्मा जी मैं आपके सवालों के जवाब लूंगा, अभी उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, जैसे ही वो कनेक्ट होंगे। नावेद सिद्दीकी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बोलिए बोलिए। ठीक है। साफ तौर पर नावेद सिद्दीकी साहब, श्रीकांत शर्मा जी का यह कहना है कि जो भी बीफ को लेकर के विवाद हुआ उसे न संभाल पाने में आपकी सरकार जिम्मेदार है, उस आग को, उस चिंगारी को आग बनाने में आपकी सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं और सारा इल्जाम लगा रहे हैं, और सबसे पहली चीज मीडिया के ऊपर सारी चीजों का कह रहे हैं कि ठीकरा फोड़ रही है, तो ये अपनी पार्टी को, ये इनकी पार्टी के तो जो मंत्री पहुंचे थे वहां पे पहले दिन, उन्होंने ही कह दिया था कि मीडिया अपनी हद में रहे। तो बताइए, सबसे पहली चीज जिसका सम्मान हम लोग भी बहुत करते हैं, भले ही हम लोगों के लिए हमेशा हम लोगों की ऐसी खबरें चलाई गई, कभी हम लोगों की अच्छाइयां कम और जो नाकामियां कुछ है जो मीडिया ने क्रिएट करके या किसी लोगों के थ्रू कहने पर वो ज्यादा दिखाई। लेकिन इनके तो राज्य मंत्री भी आपको ये कहते हैं कि भाई मीडिया अपनी हद में रहे, उसको क्या करना है, यानी कि ये आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, जबकि आप देश का फोर्थ पिलर है। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप की बयानबाजी छोड़ते हैं। नावेद भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक बीफ विवाद छिड़ा हुआ है, आप क्या मानते हैं, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? अचानक से बीफ खाना, बीफ ना खाना राजनीतिक कैसे हो गया है सब? बीफ क्या, देखिए, जो ये बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है, तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है अनुराग भाई। और ये चीज होनी नहीं चाहिए थी कि एक अफवाह के ऊपर, अफवाह के बेस के ऊपर, खाली कंफर्म भी नहीं था ये चीज, और 200 आदमी एक निहत्थे इंसान के घर, एक मासूम इंसान के घर पहुंचकर रात में, वो सब ठीक है। मैं कह रहा हूं बीफ विवाद को राजनीतिक मुद्दा बनाने की जिम्मेदारी किसको देते हैं आप? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? देखिए, जो वहां पे जाके गलत बयान दे रहे हैं और जिस तरह से बयान इस मुद्दे पे आ रहे हैं, और लगातार उनके यहां पहुंच के लोग जो जिस तरह के बयान, चाहे तो आप भी आजम खान साहब को चुप कहां करा पा रहे हैं? साध्वी, एक मिनट सुनिए तो आप, मैं आ रहा हूं, मैं खान साहब पे भी आऊंगा। साध्वी जी को देख लीजिए, उन्होंने ऐसी बात कर दी, गौ मांस खाने वालों के लिए सीधे उन्होंने ऐसी बात कर दी। मैं साध्वी जी को भारतीय जनता पार्टी चाहूंगा। आजम साहब तो यूएन तक पहुंच गए। अनुराग भाई, साध्वी जी को ये मालूम होना चाहिए, साध्वी जी को मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में नॉनवेज का जितना भी कंजम्पशन है वो सबसे ज्यादा मुस्लिम से ज्यादा नॉन मुस्लिम्स करते हैं। आप जितने भी 5 स्टार 7 स्टार नॉनवेज पर आगे गौ मांस पे आ जाओ ना, नॉनवेज की बात नहीं हो रही, बात गौ मांस की हो रही है। ये मामला गौ मांस की, बीफ की बात की बात नहीं, अनुराग जी, बीफ की भी बात नहीं है, बात गौ मांस की है। स्पेसिफिकली जो देश की आत्मा है, जो देश का जो धर्म है, उसको आघात किया जा रहा है। मुझे बताइए, मेरा डिबेट बीफ पर है। अब आप इसको चाहे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से देख लीजिए, चाहे लेटिन। नहीं, बात वो नहीं है, हम अंतर है। ठीक है, नावेद भाई बात पूरी करें। आप, मैं जो कह रहा हूं, सारे होटल, आप हमारे शहर लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की, आप मंगल के दिन चले जाइए, सारे होटल बंद रहते हैं नॉनवेज के। क्यों बंद रहते हैं अनुराग भाई, ये बता दीजिए। मंगल के दिन नॉनवेज के होटल क्यों बंद होते हैं? क्यों? क्योंकि वहां खाने वाले कम आते हैं, इसलिए होटल बंद होता है। मंगल के दिन हमारे मुस्लिम्स में लोग शादी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दोस्त लोग आ नहीं पाएंगे, उनके मित्र आ नहीं पाएंगे, मंगल का दिन है, वो लोग नहीं खाते हैं, इसलिए हम लोग ट्यूसडे को अवॉइड करते हैं। नहीं, वो बात आप खाली एक आदमी के ऊपर उठा रहे हो उंगली, और एक आदमी पे उंगली उठा रहे हो कि नहीं ऐसा ऐसा है, तो देखिए, ऐसा इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए अनुराग भाई। आप बहुत हो गया, 10 दिन हो गए हैं इस मुद्दे को, आप जो है किस तरीके से इस मुद्दे को शांत हो और आगे ऐसा ना हो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आपकी केंद्र में सरकार है, जो वादे आपने किए हैं अच्छे दिन के, उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए, विकास की बात कीजिए और आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश का भी सहयोग कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए ताकि चीजें अच्छी बीजेपी माहौल ना खराब, विकास की बात करें और आप यूएन की बात करें। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। आपने कहा था मैं खान साहब की भी बात करूंगा, आपने खान साहब का जिक्र किया नहीं, आपने अपनी बात खत्म कर दी बिना उनका जिक्र। मैं अनुराग भाई, जी आप खान साहब की क्या बात पूछना चाह रहे हैं मुझसे बताइए। मैं कह रहा हूं कि इस मामले में जितनी आग बाकी पार्टियों के नेताओं ने लगाई है, उससे कहीं पीछे नहीं रहे आजम खान साहब।
अरे वो तो 4 कदम यूएन जाने के मामले में भी वो 4 कदम आगे निकले। वो यूएन जाने में भी आगे हैं, वो भारत माता को डाइन करने में भी आगे हैं, और वो बीफ पर रही है बंसल साहब, बीफ मैं कहता हूँ नहीं बीफ पे नहीं, वो बीफ पर ही देखे। अनुराग भाई जी बोलिए अनुराग भाई बोलिए नावेद जी। खान साहब ने यूएन की बात कही थी, जिस संदर्भ में कही थी उसको बहुत तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। संदर्भ नहीं, या तो उनका समर्थन कीजिए या उनको खारिज कीजिए। उनको अपनी खुद की न्याय व्यवस्था में विश्वास नहीं है, अपनी सरकार के तंत्र में विश्वास नहीं है। खान साहब ने जो क्यों कहा, खान साहब ने यूएन की बात इसलिए कही क्योंकि जब उनके मुल्क का प्रधानमंत्री ही खामोश था, जिसको 125 करोड़ लोगों को लेकर जो चलते थे, उन पर विश्वास ही नहीं है। भाइयों बहनों और सुनिए, 125 करोड़ सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास नहीं है ना प्रधानमंत्री में, सबको लेकर आप ये साफ कर रहे हो ना कि देश के संविधान में और उसकी न्याय व्यवस्था में और प्रधानमंत्री में देश कोई विश्वास नहीं है। इतना खामोश रहते हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर तो किसी को विश्वास नहीं रहा। और आप देख लीजिए जो 1.25 साल बाद दिल्ली में उनकी हालत हुई है, वास्तव में दिल्ली में जो हालत हुई है आप देख लीजिए। ठीक है चलिए छोड़ दीजिए ना। दिल्ली में लोकसभा चुनाव डिस्कस करने हम लोग नहीं बैठे हैं, विधानसभा चुनाव डिस्कस करने नहीं बैठे हैं, विधानसभा चुनाव डिस्कस करने नहीं बैठे हैं। चलिए निहोरा प्रसाद यादव जी, ये बहुत बड़ा सवाल था कि भाई ये बीफ का विवाद जो है ये दिल्ली एनसीआर से होता हुआ, ये दादरी से होता हुआ बिहार कैसे पहुंच गया? तो क्या मैं ये मानूं कि शैतान लालू प्रसाद यादव जी पे बैठा और लालू प्रसाद यादव जी ने जो बयान दिया उससे ये विवाद, बीफ विवाद बिहार इलेक्शंस तक पहुंचा, बिहार में पहुंचा? जी सारे लोग जानते हैं, और जिस प्रकार जो शंका हम लोग को था और संदेह था कि देश में हालात बनाए जाएंगे ऐसे, आज पूरी स्थिति देश में ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं। तो जब जब किसी राज्य में चुनाव आते हैं तो इस तरह के वातावरण बनाए जाते हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिले। हालांकि फायदा मिलने वाला नहीं है, नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए लालू जी ने बयान दिया था कि बीफ पर, कोई बीफ लालू जी ने जो बयान दिया था बीफ पर, क्या वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए दिया था? बीफ ऐसा है शर्मा जी, ऐसा है शर्मा जी, बहुत सारे लोगों ने बयान दिया। शर्मा जी नहीं तो मैं बोल रहा हूँ, मैं अनुराग मुस्कान बोल रहा हूँ। अभी श्रीकांत शर्मा तो कुछ बोले ही नहीं है। बीफ खाते हैं आपने और अनुराग जी, तो तो मैं कहता हूं कि आप काटू जी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं, शोभा डे के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? जिस प्रसंग में लालू यादव जी ने कहा था, शोभा डे कोई बिहार इलेक्शन थोड़ी फाइट कर रही है, अंत में काटू जी कोई बिहार इलेक्शन थोड़ी फाइट कर रहे हैं। लालू जी ने महागठबंधन बनाया है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, लालू जी ने एक सार्वजनिक मंच से बीफ पर विवाद खड़ा करने वाला बयान क्यों दिया कि जिसका बाद में उन्हें स्पष्टीकरण देना पड़ा कि ये सब मुझसे शैतान ने बुलवाया है? क्या ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया उन्होंने? आपने अभी कहा विवाद बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए खड़े किए जाते हैं इलेक्शन से पहले। नहीं मैं ये कहता हूँ कि जो दादरी के घटना घटी तो बिहार के चुनाव होने वाले हैं, इसको इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उछाला। झारखंड में जब चुनाव होने वाले थे उस समय भी लव जिहाद घर वापसी के मुद्दा उठाए गए। जब जब जिन राज्यों में चुनाव होते हैं मुद्दे हैं तो तभी तो आप घर वापसी पे, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब आप नहीं दे रहे। नहीं निहोरा प्रसाद जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया। कहाँ आप घर वापसी पर पहुंच गए? नहीं, मैंने आपसे कहा लालू यादव ने बीफ पर विवाद देने वाला बयान क्यों दिया, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। बीफ विवाद को बिहार क्यों ले गए लालू? नहीं, लालू यादव ने बीफ पर विवाद नहीं, लालू यादव ने बीफ पर विवाद करने वाली कोई बयान नहीं दिया। तो फिर उन्होंने ये क्यों कहा कि मुझसे शैतान ने बुलवाया था? बात को उठाकर लोगों ने उछाला, तो फिर अपने बयान पर कायम रहते, ये क्यों कहा शैतान ने बुलवाया मुझसे? जरा मुझको बताइए कि जब लालू यादव ने ये कहा कि मांस या बीफ नहीं खाना चाहिए, यह तो नहीं बताया गया। हमने बताया, दिखाया, एक सेकंड में कहना चाहते हैं कि दिखाया हमने, ये बयान भी दिखाया। नहीं, मैंने एक सेकंड में कहना चाहता हूं कि हाँ ठीक है, देश के प्रधानमंत्री जी
इन मुद्दों को अरे लालू जी जिससे समाज बिगड़ सकता है उन मुद्दों को उठाने का स्वयं काम करें तो ये बिल्कुल देश के लिए खतरनाक है। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने कॉम्युनल बातें की ये तो आचार संहिता के खिलाफ है। अरे नेवरा जी ये बता दो जरा कि लालू जी ने ये कहा था कि मैं 500 गऊएं पालता हूँ गौशाला में, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बकरी और गाय में क्या फर्क है। लोग बकरी खाएं या गाय खाएं उससे क्या फर्क पड़ना है। लेकिन ये तो देख लो उसका जहां पर वो गौशाला कह रहे हैं 500 गऊ हैं, कहीं बकरियां तो नहीं है उसमें। ये भी जरा चेक करना बहुत जरूरी है। कहीं पता लगा उनको लग रहा है कि मैं गाय का दूध पी रहा हूँ और बकरी का चल रहा हूँ उनके। और दूसरी बात ये देखिए, देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ करना आप हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, ये समझ लेना चाहिए अपने को। मुझे नहीं लगता कि आप कोई गौ भक्षकों का समर्थन करेंगे। ठीक है, ठीक है, मेरे को यहां पर एक ब्रेक लेना होगा छोटा सा। मैं न्योरा प्रसाद जी आपका स्पष्टीकरण इस पर लूंगा क्योंकि अभी दो गेस्ट हैं जो बोले नहीं हैं। कश्मीर से लेकर बिहार तक हम देख रहे हैं कि बीफ पर राजनीति हो रही है। प्रियंका चतुर्वेदी से मेरा अगला सवाल। प्रियंका जी, क्या इस राजनीति के कर्णधार नेता बीफ पर देश को बांटने की प्लानिंग कर चुके हैं? क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, बीफ तो एक मुद्दा मैं कहूंगी काउ स्लॉटर और बीफ तो एक एक्सक्यूज है इस तरीके की डिविसिव राजनीति फैलाना। और बाबरी से लेकर दादरी तक हमने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का देखा है किस तरीके की इनकी पार्टनरशिप चलती है, जॉइंट पार्टनरशिप, कि जहां जहां कोई चुनाव आए या जहां जहां उनको लगा कि उनका होल्ड कम हो रहा है वहां पे वो इस तरीके के दंगे शुरू कर देते हैं। हमने देखा कि जब ये मुजफ्फरनगर हुआ, अभी जो जस्टिस सहाय की रिपोर्ट आई है उसमें क्लियरली दोनों पार्टियों के नाम दिए हैं। अभी भी हमने देखा कि आजम खान से लेकर संगीत सोम हुए, संजीव बालियान हुए और बाकी सारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर एमपीज हुए, उन्होंने विवादास्पद बयान दिया। हमने आज जम्मू और कश्मीर में देखा कि किस तरीके से एक और एमएलए की पिटाई हुई। तो एक बहाना बनाया गया है काउ स्लॉटर और बीफ का, और इस बहाने को लेकर ये पूरे देश में जिस तरीके की राजनीति फैला रहे हैं, जिस तरीके का जहर फैला रहे हैं, वो मैं कहूंगी कि अफसोसजनक है और निंदनीय है और इसको यहीं पे काटना बहुत जरूरी है। आज प्रधानमंत्री आज आकर बोले हैं, इतने प्रेशर के बाद में आकर बोले हैं, और उन्होंने क्या शब्द का इस्तेमाल किया है, हमारी लड़ाई मुसलमानों के साथ नहीं है। बात ये नहीं है, उनको ये भरोसा जताना था कि हमारे सब लोग हम इसमें साथ में हैं और किसी तरीके का हार्मनी अगर की कोशिश की गई, बिगाड़ने की कोशिश की गई तो हम उस पर एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। किसी तरीके का एक्शन नहीं लिया गया है। किसी तरीके की मैं कहूंगी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने विवादास्पद बयान दिया है, किसी तरीके का एक्शन लेने की बात कही होगी। और सेम समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी ने जो रिपोर्ट सेंटर को भेजी है उसमें यह तक नहीं मेंशन किया है किस कारणवश ये लिंच मॉब हुआ और मोहम्मद अखलक की मौत हुई है। तो दोनों की जॉइंट सेटिंग है, पार्टनरशिप है। जहां जहां उनको लगा है कि उनका होल्ड कम हो रहा है, वो लोग इस तरीके का बहाना बनाकर झगड़ा चालू कर देते हैं। मौलाना अंसार रजा साहब, क्या आपको लगता है कि जॉइंट पार्टनरशिप है? ज्वाइंट पार्टनरशिप का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका एक दूसरे से कांटेक्ट ना हो। ये तो एक दूसरे खामखा समाजवादी पार्टी बीजेपी पे इल्जाम लगाए, बीजेपी सपा पे इल्जाम लगाए, कांग्रेस दोनों पे इल्जाम लगाए। ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। जहां बात फंसने की आती है साहब, उनका वो निजी बयान है, उनका वो पर्सनल बयान है, उनका वो ये बयान है। हम तो एक बात जानना चाहते हैं, अगर अखलाक ने गलती की है उसको सजा कानून देता। पहली चीज, आज तक किसी भी नेता की जबान से हमने ये जुमला नहीं सुना, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे जेडीयू का हो। लालू यादव क्या कहेंगे उनको तो उनके तो बोलने पे आदमी को ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। कांग्रेस का नाम नहीं लिया? नहीं, कांग्रेस के नाम के वो गए थे, युवराज गए थे, लौट के वापस चले आए। सबकी एफआईआर दर्ज हुई। हमारे अगर किसी भी नेता ने या किसी ने भी कुछ ऐसा विवादास्पद बयान दिया हो तो आप मुझे बता दीजिए। बयान की बात नहीं प्रियंका जी, कम से कम कुछ तो बोलते वो। उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, जाके होके चले आए। उन्होंने तो ना अच्छा ना बुरा कुछ भी नहीं बोला। हमारे कहने का मतलब कहते हैं कि जब माहौल गरमाया हुआ हो वो आकर उन्होंने क्लियरली बताया, उन्होंने मीडिया से नहीं बात की, उन्होंने गलती की, उन्होंने हिंदू ग्रुप से बात की, उन्होंने मुस्लिम ग्रुप से बात की, दोनों से बात की और उनको समझाया कि साथ में चलना जरूरी है। तो उन्हें आप शांत हो जाए। नावेद भाई शांत हो जाए। मैं नहीं बोला। नवेद साहब आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला। हाँ,
राष्ट्रपति से लेकर के एक आम आदमी तक किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अखलाक ने अगर गलती की थी तो उसकी जांच होनी चाहिए थी, कानून उसको जो सजा देता वो होना चाहिए था। प्रिया, एक लेडी महासभा की निकलती हैं, वो कहती ठीक हुआ, अच्छा हुआ, मार दिया। संगीत सोमाते हैं, कुछ और कह करके चले जाते हैं। आजम खान साहब यूएन जाने की बात कर रहे हैं। ओवैसी साहब तो उनका नाम क्या है, वो तो पूरे मुल्क में जहर घोल रहे हैं, वो उनका तो एक अलग मसला हो। आजम खान साहब दादरी नहीं जा सके, यूएन चले गए। बड़े कमाल की बात है। अरे एक मर्तबा जाकर के उनको तसल्ली पर हाथ तो सर पे रख देते, और अकेला यही एक केस नहीं है। और दूसरा, मुस्कान जी गए तो अखिलेश यादव भी नहीं मौलाना साहब। नहीं, असल में किसी बहुत पुराने पंडित ने बताया था कि जो नोएडा जाएगा वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। ये बहुत पुराने पंडित ने किसी ने बता दिया था, वो आज तक चला आ रहा है। वो पंडित नहीं बताते ऐसी चीजें। अरे साहब उन्होंने बताया, वही कुंडली निकालते हैं, कुंडली अंसार रजा थोड़ी निकालता है। पंडित कभी ऐसा मेरे कहने का मतलब यह है कि एक सवाल, ना तो नवेद की पार्टी ने, हमारे श्रीकांत शर्मा जी बहुत दानिशवर आदमी मुस्कुरा रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, हमें बहुत उम्मीद है आप लोगों से इस केस में इंसाफ की। नवेद साहब, एक बात आप लोगों को उठानी चाहिए थी और रिपोर्ट में शामिल करनी चाहिए थी। और प्रियंका जी से मैं कहूंगा कि आप अपने युवराज से कहें, जो भारत के युवराज हैं, कि वो कहें कि उस पंडित की इंक्वायरी निकलवाई जाए जो मुजफ्फरनगर दंगे के टाइम भी मौजूद था, सहारनपुर दंगे के टाइम भी मौजूद था और दादरी में भी मौजूद था। उस पर सवाल क्यों आज तक नहीं उठाया गया? नहीं, सवाल उस पर 3 महीने पहले वो आए वहां, उनके अनाउंसमेंट से क्या वो इतने नादान थे? 2 लड़के गए और जाकर के कह के अनाउंसमेंट करवा दिया उन्होंने। दंगा उन्हीं के अनाउंसमेंट से भड़का है, क्यों अब तक उनकी इंक्वायरी नहीं हुई? अरे बात पर हो रही है मौलाना साहब, बात पर हो रही है। दंगा तो आजम खान के हथियार सप्लाई के कारण हुआ है। भाई सुनिए, कहाँ पहुंच गए? अरे बंसल साहब, भटकने नहीं दूंगा। योगी आदित्यनाथ तो बंदूकें बंटवा रहे हैं। कल मैंने एक टीवी डिबेट में कहा है कि वो बंदूकें बंटवाएंगे। हम अरे सुनिए मौलाना साहब, भारत में 25 करोड़ मुसलमान कमजोर हैं। मौलाना साहब, अरे सुनिए मौलाना साहब, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था। मौलाना साहब आप बहुत अच्छा, बहुत खूब बोलते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि बीफ को राजनीति कौन बना रहा है? बीफ को राजनीति नेता लोग बना रहे हैं। राजस्थान आप चलिए मेरे साथ, कैमरा लेकर के चलिए, सैकड़ों गाय हम पॉलीथीन खाते हुए दिखा देंगे आपको। तो उसमें राजस्थान जाने की क्या जरूरत है? नोएडा में भी खाती हैं। तो फिर तो यहां भी तो कुछ तो जो इधर उधर भटक रही है, साक्षी महाराज कह रहे हमारी माँ पे हमला होगा। एक भटक रही है, भटक रही है तो इसका क्या मार दोगे? मार दोगे? मर रही है वो। नहीं, इसका क्या मतलब? वैसे मर रही है वो। नहीं, मर रही है क्या? आप जाके बांधिए ना उनको। ये क्या मतलब? साहब पूछ रहे हैं कि अगर वो पॉलिथीन खा के मर रही है तो क्या आप काट के मार डालेंगे? ये थोड़ा विवादास्पद सवाल है, लेकिन इस पर आपका जवाब ज्यादा विवादास्पद है। वो वैसे ही मर रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे साहब, पॉलीथीन खा के उनके खाने पीने का इंतजाम भी तो हुकूमत को करना चाहिए। हमारे कहने का मतलब वो है। अच्छा ठीक है, जो पॉलीथीन खा रही है कम से कम उनके खाने पीने का इंतजाम करना चाहिए। जहां तक गाय के काटने का सवाल है, मैं एक बार नहीं 50 बार कह चुका हूं, हमारे धर्म में गाय काटने की इजाजत नहीं है। हमारे इस्लाम में गाय काटने की इजाजत नहीं है। ईद पर सरेआम लाल चौक पर गाय काटने की बात होती है। देखिए, जम्मू कश्मीर असेंबली में लोग गाय खाने के लिए आते हैं। और देखिए, जब भी कोई इस तरह की बातें आती हैं तो आखिरकार शुक्रवार को और ईद के दिन ही क्यों आती हैं? आखिरकार मुझे बताइए कि ये गौ मांस खाने की बात क्यों आती है? कहाँ गौ मांस खाने की बात आती है? देश का कानून, गौ मांस खाने का कानून, देश का संविधान, देश की न्याय व्यवस्था, मुख्यमंत्री को विश्वास ही नहीं किसी का। आखिरकार क्यों? बीफ की दावत जम्मू में दे रहे हैं। अरे मौलाना साहब, वो बीफ की दावत के बारे में क्या कहेंगे? कौन सी बीफ की दावत जो जम्मू में दी गई? जम्मू में दी गई तो वो सरकार बीजेपी की क्या कर रही वहाँ? वाह भाई वाह। बीजेपी हमने एक बार नहीं, सरकार दावतों के हदीस। अरे आप ये भी बताओ उनको, लीडर हैं उन्होंने हमारे यहाँ अरे वो मुस्कान जी फिर कह देता है, आप कहिए उसको हमारे मजहब में हमने तो आपसे खुद कहा था आप मुझे लेकर के चलिए, मैं उनको समझाता हूँ इस्लाम की समझाने की जरूरत है। प्रियंका जी कुछ कह रही है, इस तरीके का दोगला फतवा से क्या होगा? अरे बंसल साहब, अपने धर्म से बाहर अरे बंसल साहब, फतवा से क्या होगा? ठीक है प्रियंका, अच्छा ठीक है, प्रियंका जी की बात सुन लेते। प्रियंका जी, नहीं मैं एक बात मुस्कान जी, हाँ मैं कहता हूँ प्रियंका जी की बात। बंसल साहब से मैं बस एक चीज कहना चाहती हूँ और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से एक चीज पूछना चाहती हूँ। आज हमने वहाँ पे असेंबली में देखा किस तरीके की मारामारी हुई। आपके खुद के भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर हैं, साउथ कश्मीर से हैं, जिन्होंने कहा है वो भी इस तरीके की पार्टी रखेंगे। तो इस तरीके की हिपोक्रेसी, जहां पे एक ही पिटाई करना और दूसरे के मामले में आप चुप रहना, ये किस तरीके का मैं कहूंगी धर्म है, ये किस तरीके की राजनीति है
जहाँ पे आप अपने लीडर्स के लिए कुछ नहीं कहते हैं और दूसरों की पिटाई करते हैं। तो मैं कहूँगी आपका ये जो जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, कहीं खत्म होना ठीक है, जवाब सुन लीजिए बंसल साहब। प्रियंका जी सुनिए बात को। देखिए, इस देश के अंदर कानून है, संविधान है, न्याय व्यवस्था है, उसके तहत काम होना चाहिए। तो क्या हो गया? सुन लीजिए मेरी बात। अरे सुन लो भैया, सुन लो। अब बात को सुनो बड़ी। मौलाना साहब कौन सा कानून फॉलो किया? क्या आदमी की जान ले लेंगे आप? एक जानवर? मैं वही बात कर रहा हूँ। जानवर नहीं कहोगे आप? क्या कहें? जानवर नहीं कहोगे? अरे देश की माता है। अरे वो देश की माता है। अरे बंसल साहब, वहाँ थी गाय काटी गई कि नहीं ये तय नहीं हुआ है, सुनिए, साबित नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं जानवर मत कहिए, वो कह रहे हैं क्या कहें फिर? अरे भैया, अरे अभी साबित नहीं हुआ है। क्या हुआ? कैसे कह रहे हो? उसने फांसी लगा ली? ठीक है, किसने कहा आपको? अरे शांत हो जाए। वो तो गिरफ्तार किए। अरे कहाँ पे साबित हुआ? कहाँ पे साबित हुआ? क्यों? कौन से साबित? किसने ने साबित कर दिया? मुझे बताइए, किसने साबित कर दिया? क्या आप उसकी जांच करवाएंगे? नहीं, सरकार जांच करवाएगी। बंसल साहब, आपको प्रियंका जी के सवाल का जवाब देना। मैं वो जवाब दे रहा हूँ जी, ये इन्होंने जवाब नहीं देनी है। मैं एक बात कह रहा हूँ जो बड़ा स्पष्ट है। देखिए, आज देश के अंदर कानून है, न्याय व्यवस्था है, पुलिस है, सब कुछ है। आज मैं मान लो मेरे सामने किसी बहन के साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरी माता बहन के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मैंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस नहीं आई, तो मैं क्या करूंगा? क्या उसका इंतजार करूंगा? मैं उठा करके लाठी और उसको जो उपद्रवी कानून हाथ में लेंगे आप? कानून बिल्कुल लूंगा। ये तो आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ये तो आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। कानून नहीं है हाथ में लेने को। नहीं, कानून ने हमें इजाजत दी है इस बात की। क्या इजाजत दी है? सुनिए, ये क्या बात कर दी? बंसल साहब, की रक्षा करना प्रत्येक कानून की रक्षा करना लाठी उठा लेंगे आप? कानून की रक्षा करने में लाठी उठा लेंगे आप? बंसल साहब, ये क्या कह गए आप? अनुराग जी बात सुनिए, अगर पुलिस हाथ में हाथ धरे बैठे रहेगी, कोई न्याय की व्यवस्था करने वाले जो न्यायाधीश है मान लो चुप हो जाएंगे, और कोई तरीका नहीं कानून की रक्षा करने का? बंसल साहब, नागरिक नहीं, ये आपने कैसे कह दिया पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है? अरे क्या बात कर रहे हो आप? इसमें क्या हुआ? अभी आप कह रहे थे कानून अपना काम करेगा, अब आप कह रहे हो पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। यानी आपका कानून पर भरोसा नहीं है। आप ये मानकर चल रहे हैं कानून अपना काम नहीं कर रहा, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। कानून पर एतबार नहीं है। अरे भाई सुनो अनुराग जी, जम्मू कश्मीर विधानसभा में क्या हुआ आखिरकार? क्यों दादरी की बात? नहीं, मैं कहता हूँ, देखिए नहीं, मैं दोनों बात कह रहा हूँ। मसला तो दादरी से उठा जो जम्मू कश्मीर पहुंचा। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। आखिरकार जब आदमी जानबूझ करके बहुसंख्यक हिंदू समाज को चिढ़ा करके ये कहेगा कि मैं तो ईद के दिन ही काटूंगा, लाल चौक पर काटूंगा, किसने कहा? सरेआम स्टेटमेंट है। किसने कहा? जम्मू कश्मीर के नेताओं का क्लियर कट स्टेटमेंट है। अरे किसकी बात कर रहे हैं आप? टीवी चैनल पर खुद चला है, सारा इनके पास बाइट होगी। कैसी बात करो? साहब का है भाई, लीगल बैन नहीं है वहाँ पर। अरे मुझे बताइए, लीगल बैन नहीं है बंसल साहब, वहाँ लीगल बैन नहीं है। लीगल बैन कैसे नहीं है? उसके बारे में बात करिए आप। अरे केवल 29 राज्यों में से 24 महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, 24 राज्यों में ट्रक को चला देता है क्योंकि उनको ये शंका है कि एक तो देखिए लीगली डिबेट का सब्जेक्ट है। जम्मू कश्मीर के लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हमारे हिंदू भाइयों को तुम्हारे किसी काम से तकलीफ हो रही हो तो खुदा के वास्ते वो काम न करें कि हमारे हिंदू भाइयों को कितना अच्छा मैसेज मौलाना साहब ने दिया। ये कहूंगा, अगर देखिए, लेकिन कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। आखिरकार ये जो असेंबली में दृश्य उपस्थित हुआ क्यों हुआ? क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू समाज को चिढ़ा करके ये लोग इस काम को कर रहे हैं। ठीक है, वो तो आप जम्मू कश्मीर विधानसभा की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं अब दादरी बात हूँ, अनुराग जी दादरी की बात करता हूँ। एक लाइन में एक लाइन में मुझे ये बताइए कि आखिरकार जो 70-80 सालों से जो परिवार साथ साथ रह रहे थे, अचानक एक घंटे में ऐसा क्या हो गया? क्यों हुआ? क्योंकि उस व्यक्ति ने जानबूझ करके चैलेंज करके कहा था कि भाई मैं गौमांस खाऊंगा। आखिरकार वहाँ पर जो लोग थे, जो लोग का कोई आधार है? अरे भाई आधार क्या है? आधार तो जांच मारने वाले जब जांच के बाद पता चलेगा तो नहीं, जब जांच के बाद पता चलेगा तो उसको अभी कोर्ट मत कीजिए। सरकार की रिपोर्ट ने खुद कहा है कि एक प्रतिबंधित जानवर को नावेद सिद्दीकी की सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है क्या ऐसा? नहीं, एक मिनट, नावेद सिद्दीकी है ना सरकार की तरफ से? अरे नावेद सिद्दीकी बैठे ना सरकार की। नावेद सिद्दीकी साहब, सरकार ने ऐसा अपनी रिपोर्ट में कहा है क्या? प्रतिबंधित जानवर का जिक्र किया है? पूछिए, है कि नहीं? देखिए, जो भी रिपोर्ट का जिक्र किया है वो सारी चीजें आप जानते हैं अच्छी तरीके से। बार बार उसके बारे में बीफ का जिक्र उसमें ये मैंने सुनने में आया, आप लोगों ने आया। एक चीज मैं बहुत ही टू बी वेरी फ्रैंक अनुराग भाई, एक चीज पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। नहीं, पहले वो ये इतनी राजनीति इस मुद्दे पे हो रही है बीफ के ऊपर कि आज 10 दिन हो गए, विनोद बंसल जी हो चाहे श्रीकांत जी वहां बैठे हैं, श्रीकांत जी से ये पूछिए कि हिंदुस्तान में, इंडिया में एक बहुत बड़ी
बर्गर का ब्रांड है, मैं नाम नहीं लूंगा उस बर्गर का ब्रांड का, आप लोग भी जाते होंगे, अनुराग भाई जवान आदमी है, आप भी रोज जाते होंगे और श्रीकांत भाई भी जाते हैं। ठीक है, उसने एक नया बर्गर लॉन्च किया है, उसका बर्गर का नाम है बीफ बर्गर। आप गूगल पे जाइए, सुनिए, प्रतिबंध लगाइए अगर आप जो कह रहे हो, गूगल पे जाइए, मुझे बताइए गौमांस नहीं है, आप उसमें बीफ की बात अलग है, बीफ अलग चीज है, गौमांस अलग चीज है। मैं चैलेंज देकर कह रहा हूँ, अगर डिक्शनरी में आप देखेंगे तो बीफ का मतलब गौमांस है। किसी भी कीमत पर, अरे भाई, अरे मैं बता रहा हूँ ना, कोई गौमांस कहते हैं नहीं भाई, क्या बात है, उठाइए बंसल साहब ब्रेक पर जाना है, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, लेकिन बंसल साहब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में बीफ का मतलब गौमांस लिखा हुआ है। आप ब्रेक के दौरान ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मंगा रहा हूं, खोल के देख लीजिए। बहस चलिए बड़ी बहस शुरू करते हैं। इधर बंसल साहब ने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देख लिया है कि बीफ का मतलब गौमांस होता है, बाकी डिक्शनरियों में भले ही उसका मतलब सिर्फ गौमांस न होता हो। लेकिन अब मेरा सवाल श्रीकांत शर्मा जी से है। श्रीकांत शर्मा जी, आपने डिबेट की शुरुआत में बड़ी अच्छी बात कही थी कि इस पर बीफ विवाद पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा ही है तो सुशील मोदी साहब ने क्यों कहा कि भैया हमारी सरकार लाई, एनडीए की सरकार बिहार में लाई, हम बीफ पर बैन करवा देंगे? आज नीतीश कुमार को राजधर्म एक बार फिर याद दिलाना पड़ा मोदी साहब को। निश्चित रूप अनुराग जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भारत जो है वो आस्था का देश है और हमारी आस्था गाय के साथ जुड़ी हुई है और इस बात को मुगलों ने भी महसूस किया था। अकबर ने भी भारत में पूर्ण गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। इस बात का मैं जिक्र आपको कर रहा हूं। तो किसी की अगर समाज में आस्था गाय के प्रति, और क्योंकि गाय के प्रति आस्था इसलिए है कि जिस गरीब परिवार में गाय है वहां बच्चा भूखा नहीं सोता है, वहां बच्चे को दूध मिल जाता है जी। और दूध सुशील मोदी वाला बच्चा जो होता है वो गाय का दूध पीता है। वो हिंदू और मुसलमान दोनों के बच्चे गाय का दूध पीते हैं। सुशील मोदी जी ने, हमारी जहां जहां सरकार है वहां गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है। सुशील मोदी जी ने यही कहा है, जो हमारी जहां जहां हमारी सरकारें हैं वहां गौ हत्या पर हमने पूर्ण प्रतिबंध लगाया है और गौ मांस के निर्यात पर भी हमारे देश में पूर्ण प्रतिबंध है। तो राजनीतिकरण तो किया जा रहा है ना, आपने कहा इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और सुशील मोदी बिहार इलेक्शन से पहले कुछ कहते हैं तो यानी राजनीतिकरण तो किया जा रहा है। विवाद बनाकर के उसका फायदा लेने की कोशिश तो आप भी कर रहे हैं श्रीकांत जी। श्रीकांत शर्मा जी से नहीं, आता हूं आपके पास, आता हूं। ये बताइए कि वोट के लिए लालू यादव जी, वोट के लिए सुन लीजिए, वोट के लिए लालू यादव जी कहते हैं कि बकरे के मांस में और गाय के मांस में कोई फर्क। ठीक है, ये बात हो चुकी है, ये बात हो चुकी है। नेहोरा प्रसाद जी, नीतीश कुमार को राजधर्म क्यों याद दिलाना पड़ा प्रधानमंत्री मोदी को? नेहोरा प्रसाद जी, क्या आप इतने स्तर पर नीचे करा देंगे अपने आप को? सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। राजधर्म नहीं याद दिला रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने राजनीति की और लोगों को, भावनाओं को उभारने का काम किया। देखिए, मैं सबसे पहले कहता हूं, जो श्रीकांत शर्मा जी बोल रहे हैं, गौ माता के प्रति हम लोग को भी श्रद्धा है, लेकिन नकली नहीं। श्रीकांत शर्मा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नकली गौ माता के प्रति श्रद्धा है। अगर श्रद्धा है, गौ पालते हैं तो बताएं। लोग क्यों चुपे उनके बयान पर? चलिए फिर इस विवाद का कोई अंत नहीं है। प्रियंका जी कुछ जोड़ना चाह रही हैं। प्रियंका, मैं बंसल जी लेता हूं आपका कमेंट। प्रियंका जी बोलिए। अनुराग जी मैं बस दो चीज कहना चाहूंगी। मैं बंसल जी की बात से सहमत हूं जहां वो गौ हत्या के बारे में कहते हैं, और मैं पूरे पैनल को और ज्यादा मैं बीजेपी को याद दिलाना चाहूं, आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको पूरी क्लियरली बताया था कि गौ हत्या को कोशिश करनी चाहिए कि गौ हत्या कम से कम हो, और सारे स्टेट्स का धर्म बनता है या स्टेट्स की जिम्मेदारी बनती है कि इस पर पाबंदी लगाई जाए। अगर गौ हत्या को लेकर ये डिस्कशन होता तो आज ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स जो हैं सब में गौ हत्या बिल्कुल बैंड है और अलाउड नहीं है। वो ऑलरेडी जब भारतीय जनता पार्टी पावर में आई थी वो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। दूसरी चीज मैं श्रीकांत जी से कहना चाहूं, इसलिए मैंने कहा कि इस पे राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है क्योंकि वो जानते हैं कि इसी चलिए आरोप प्रत्यारोपों का कोई सिलसिला नहीं है। ये कहेंगे कि महागठबंधन में जेडीयू ने शुरू किया, आरजेडी ने शुरू किया। मेरे पास बिल्कुल डिबेट का वक्त खत्म हो चुका है। मैं अफसोस के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। उम्मीद करते हैं कि इस विवाद के ऊपर हमें दोबारा न बैठना पड़े और राजनीतिक पार्टियां जो इसका राजनीतिकरण कर रही हैं वो इसके राजनीतिकरण से कम चुनावी फायदों के लिए बाज आए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का।